नमस्कार दोस्तों, आज कई दर्शकों ने मुझसे कहा कि पवन खेड़ा वाले प्रकरण पे आप बोलिएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उस पर बोलने लायक कुछ बहुत ज़्यादा है। आज कांग्रेस भले कह रही हो या पवन खेड़ा कह रहे हो कि ज़ुबान फिसल गई है, लेकिन उसमें ज़ुबान फिसलने जैसा कुछ नहीं था। जो कुछ कहा गया था नरेंद्र मोदी के पिताजी के बारे में वो जानबूझकर कहा गया था। लेकिन उतना ही दुखद ये भी है कि पवन खेड़ा को जहाज़ से उतार कर गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ पे ज़ुबान फिसलने जैसा कुछ नहीं था, यहाँ पे कानून जैसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ हनक थी, सत्ता की ताकत दिखाने की हनक। कुछ इसी तरह की हनक हमने हाल के दिनों में देखा है। कानपुर देहात वाले प्रकरण में जब किसी ब्राह्मण की झोपड़ी तोड़ दी गई, अंदर वो आग लगाकर मरी है। या फिर ये हनक हमने तब भी देखा जब एक नवविवाहिता भोजपुरी गायिका यूपी में काबा गा रही है तो अचानक उसे नोटिस थमा दिया गया। ये सब गैर ज़रूरी है और इसमें बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने जैसा कुछ है नहीं। दोनों ओर से कांग्रेस प्रवक्ता ने जानबूझकर उस शब्द का इस्तेमाल किया और इधर जो देश में सत्तारूढ़ पार्टी है उसने जानबूझकर कानून की ताकत दिखाई कि तुम बोलोगे तो हम तुम्हें डराएंगे, हम तुम्हें सजा देंगे। खैर, हमारा आज का विषय ये नहीं है। आज का विषय थोड़ा गहरा और ध्यान से सुनने लायक है। यूरोप और अमेरिका में एक शब्द प्रचलित है, डर्टी 30। 30 सदस्यों की सूची जिनका नाम डर्टी 30 कहा जाता है। अरब वर्ल्ड या मुस्लिमों के बीच इसे यहूदी लॉबी के नाम से जाना जाता है। इसके कई तरह के नाम हैं, ग्लोबलिस्ट, डीप स्टेट्स, बिल्डरबर्ग्स। ये सारे नाम उन 30 अज्ञात लोगों के हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने के लिए एक साथ जुड़े थे। मैं आपको आसान शब्दों में समझाने के लिए इन्हें ग्लोबलिस्ट कहूंगा। ये जॉर्ज सोरोस, ओमडियार, फोर्ड फाउंडेशन, ये सब उन्हीं डर्टी 30 के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब कैसे काम करते हैं इनका तो 1945 के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो बहुत लंबी प्लानिंग है, लेकिन मैं आसान शब्दों में समझाने के लिए आपको 1998 में लिए चलता हूं। 1998 में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुए जिनका नाम था ब्रेजेनेस्की। स्पेलिंग है BRZEZINSKI। ये अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और जो रूस को अफगानिस्तान में जो फंसाने के पीछे इन्हीं का दिमाग बताया जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी, द चेस बोर्ड, द ग्रेट ग्रैंड चेस बोर्ड। और उस किताब में बिंदुवार इन्होंने लिखा कि दुनिया में अमेरिका के खिलाफ जो भी सरकार है वहां हम वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज कर सकते हैं, और हर देश के बारे में विस्तृत जानकारी है उसमें। आपको ब्रेजेनेस्की की वो किताब द ग्रेट ग्रैंड चेस बोर्ड एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। द ग्रैंड चेस बोर्ड में जो बात लिखी थी वो ये था कि 1998 तक रशिया कई टुकड़ों में बंट चुका था और रूस की फौज जो बच गई थी, उसकी फौज अफगानिस्तान में फंस चुकी है। उसके बाद 2 साल बाद 2001 में अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होने के बाद अमेरिका की फौज मध्य एशिया में आती है, अफगानिस्तान पर हमला करती है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उसका सैन्य बेस तैनात हो जाता है। उसी वक्त वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर इराक में भी अमेरिकी फौजों ने हमला बोल दिया और वहां भी अपना एक सैन्य बेस तैयार किया जिसका नाम रखा गया WOMB, वॉम्ब। वॉम्ब का हिंदी रूपांतरण करो तो गर्भाशय होता है, जहां से बच्चे निकलते हैं। यह हुआ 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ और 2004-5 तक दोनों देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक वगैरह में अमेरिका के बेस तैयार थे, फौज के अड्डे तैयार थे। 2005 से 2014 महज 9 सालों में
मध्य एशिया में कई सरकारें बदल गईं और इन हर सरकार बदलने के पीछे एक क्रांति थी जिसे द ग्रेट ग्रैंड चेसबोर्ड में कलर रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया था। इजिप्ट में स्प्रिंग रिवॉल्यूशन हुआ। हुस्ने मुबारक जो कि रूस के दोस्त थे, उनकी सरकार को उखाड़कर फेंक दिया गया। यूक्रेन में ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ। वहां जो पुतिन के जो दोस्त थे उनका नाम था विक्टर यानुकोविच। यूक्रेन में उनकी सरकार थी। सबसे पहले 2004 में ऑरेंज रिवॉल्यूशन के जरिए उन्हें उखाड़कर फेंक दिया गया, लेकिन 2009 में चुनाव हुए, फिर से विक्टर यानुकोविच जीत जाते हैं यूक्रेन में और फिर से एक क्रांति के जरिए उन्हें हटा दिया जाता है। और इस बार अमेरिका का जो एनएसए है वो यूक्रेन में नई सरकार बनाने में आता है, लग जाता है। और वहां की सरकार का नया मुखिया कौन है? एक यहूदी जिसका नाम है जेलेनेस्की। जेलेनेस्की के यूक्रेन में सत्ता संभालने के बाद क्या हो रहा है आप रूस यूक्रेन में देख रहे हैं। ये तो थी 2013 तक की बात। अब आते हैं 2011 से 13 के बीच भारत में क्या हुआ। अमेरिकी थिंक टैंक या ये डर्टी 40 जो डर्टी 30 हैं, इन्हें पता चल गया कि रूस के बारे में हमने जो प्लान सोचा था वो हो गया। अब उनका अगला टारगेट था चाइना। अब उन्हें पता था कि चीन को काउंटर करने के लिए एक ही देश है, वो है भारत। अगर भारत और चीन के बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए जिससे तनाव इस हद तक बढ़े कि दोनों देश युद्ध के मुहाने पे आ खड़ी हों, तब हमारा काम बन सकता है। कहा यह जाता है या आरोप भी ये लगते रहे हैं, तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार थी, कि अन्ना आंदोलन के पीछे फोर्ड फाउंडेशन के पैसे का बहुत बड़ा हाथ था। और हर जगह जहां जहां ये क्रांतियां हुई हैं, वो ये चाहे जॉर्ज सोरोस हो, ओमडीआर फाउंडेशन हो, फोर्ड फाउंडेशन हो, इस तरह के दर्जनों जो फाउंडेशंस बने हुए हैं जो एनजीओज को फंड करते हैं और वो एनजीओज के मदद से वो आंदोलन होता है। अन्ना आंदोलन के टाइम में भी यही आरोप लगा था कि फोर्ड फाउंडेशन का पैसा है और कई तरह के एनजीओज वहां जुड़े हुए थे। लेकिन ये डर्टी 30 या ग्लोबलिस्ट मार खा गए भारत को समझने में। उन्हें लगा था कि इस आंदोलन के जरिए हम सरकार को अपदस्थ कर देंगे और हमारे लोग भारत की सरकार सत्ता पे आकर बैठ जाएंगे। लेकिन हुआ यहां उल्टा। अन्ना आंदोलनकारी भारत की सत्ता पे नहीं आए और कांग्रेस के जगह पे विकल्प में आ गए नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी निष्ठ भी है। 2-3 बार प्रयास हुआ कि ओबामा ने प्रयास किया कि मोदी माय डियर फ्रेंड वगैरह करके, लेकिन इस बीच अमेरिका में भी सत्ता बदल गई और अमेरिका में सत्ता आ गई डोनाल्ड ट्रंप की। और डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता के बारे में ये आरोप लगते रहे हैं कि उनको वहां राष्ट्रपति बनाने में चीन के डीप स्टेट का बहुत बड़ा हाथ था। और डोनाल्ड ट्रंप चाइना और रशिया की तारीफ भी करते थे। ये डर्टी 30 का या ग्लोबलिस्ट का या डीप स्टेट का प्लान थोड़े दिनों के लिए, चूंकि अमेरिका में भी फेवरेबल कंडीशन नहीं था, यहां भी जो सरकार आई नरेंद्र मोदी की, वो भी चाइना के प्रति उतना ज्यादा अटैकिंग मोड में आने को तैयार नहीं थी। तो 3-4 साल तक, जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहे, ये जो प्लान था अब विदहोल्ड नहीं कर सकते, धीमा कर दिया गया। इस समय का उपयोग उन्होंने किया कि इस दौरान खास करके 2011 से लेकर 2016 तक भारत में बड़े पैमाने पर पैसा पंप किया गया। इन सारे फाउंडेशन, चाहे जॉर्ज सोरोस हो, चाहे फोर्ड फाउंडेशन हो, ओमडीआर फाउंडेशन हो और तरह तरह के फाउंडेशन ने भारत के विभिन्न एनजीओज में, टेक्नोलॉजी में, स्टार्टअप्स में, मीडिया, डिजिटल मीडिया में बड़े पैमाने पर पैसा लगाया। और इसी दौरान द वायर, द न्यूज क्लिक, द अर्थ न्यूज करके दर्जनों ऐसे वेब पोर्टल बने। नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान भी 1-2 बार प्रयास किया गया कि जमीन महसूस करने के लिए कि वहां अभी माहौल कैसा है। सीए एनआरसी जो आंदोलन था उसके जरिए, किसान आंदोलन था उसके जरिए, पर तमाम विवादों के बावजूद, वो डोकलाम का विवाद हुआ, लद्दाख का विवाद हुआ,
एक लिमिट से आगे बढ़ने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार तैयार नहीं थी। और जो दो शख्स थे जो ये सारी स्ट्रेटजी बना रहे थे, वो थे एक विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजीत डोभाल। 2016 के बाद स्ट्रेटजी चेंज होती है, वो डर्टी 30 की या ग्लोबलिस्ट की। अब उन्होंने आंदोलनकारियों का हाथ छोड़ दिया, वो अरविंद केजरीवाल की तरफ अब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई मेन स्ट्रीम पार्टी ही नरेंद्र मोदी की सरकार को अपदस्थ कर सकती है। अब उनका फोकस राहुल गांधी। और 2016 के बाद अचानक कांग्रेस का स्टैंड चेंज होता है। प्रो चाइना कांग्रेस अचानक से एंटी चाइना हो जाती है। लगातार बयानों के जरिए राहुल गांधी हो, कांग्रेस के नेता हो, ये बयान देते रहते हैं कि मोदी ने झूला झुलाया, मोदी जिनपिंग यार हैं। वो सिलसिला आगे बढ़ता है। आज सिलसिला यहां तक पहुंचा है कि अब निशाने पे 3 शख्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो हैं ही, लेकिन अजीत डोभाल और एस जयशंकर। लोकसभा में राहुल गांधी का बयान अजीत डोभाल के प्रति कैसा था आपको याद होगा, और एस जयशंकर को अब तक का सबसे फेल्ड विदेश मंत्री बताना उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। आने वाले दिनों में अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी पर हमले बढ़ेंगे, और हमले इस मुद्दे पर भी बढ़ेंगे कि चाइना के सामने सरेंडर कर दिया है। और आज ही कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुप्रिया सिनेत, उन्होंने कहा है कि भारतीय फौज चीन पर आक्रमण क्यों नहीं कर सकती। आपने कल चीन को लेकर एजेंसी को दिए अपने वक्तव्य में बोला, वो वाकई में चिंताजनक है। और वो चिंताजनक इसलिए है क्योंकि आपने एक तरह से भले राहुल गांधी का अपमान करने की कोशिश की हो, आपने अपमान तो भारतीय सेना, उनके शौर्य और उनके पराक्रम का किया, और इस देश की भूभागीय अखंडता पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। उनका कहना था, और मैं यहां पर कोट करती हूं, दे मीनिंग चाइना इज द बिगर इकोनॉमी, वी आर द स्मॉलर इकोनॉमी, वी कांट गो एंड पिक अ फाइट विद देम। 20 जवानों की शहादत हुई है 2020 में गलवान वैली में, और हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं क्योंकि हम छोटी अर्थव्यवस्था है तो हम बड़ी अर्थव्यवस्था को अटैक नहीं कर सकते, चीन आपके घर में घुसकर बैठा है। और ये कौन बोल रहा है? एक हमारे यहां लोकोक्ति होती है, उसका बड़ा पॉपुलर सेइंग है, वो सूप तो सूप, बोले छलनी जिसमें 72 छेद। क्योंकि इसी इंटरव्यू में उन्होंने और डींग हाँकते हुए बोला कि मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग चीन में भारतीय का राजदूत रहा हूं, लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर इन चाइना। ये डींग भी उन्होंने हाकी। तो ये कह देना कि हम छोटी इकोनॉमी है, हम बड़ी इकोनॉमी को जाके अटैक थोड़ी कर देंगे। आप क्या कर रहे हैं भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम, उनके हौसले के साथ? ये सारे जो हैं एक ही माला के अलग अलग मोती हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ग्लोबलिस्ट या डर्टी 30 ने 2030 टारगेट रखा है चाइना में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करने के लिए। तब तक बहुत कुछ होने वाला है, आप देखते जाइए कि मैंने जो कहा वो सच है या नहीं है। झारखंड की खबर आज जो है वो फिर वही इंजीनियर वीरेंद्र राम। इनके बारे में खबर यह है कि कल जब इनको ईडी दफ्तर ले जाया गया तो भले ही इन्होंने 125 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा की है, लेकिन ईडी के दफ्तर में ये रोते रहे। पूछताछ के दौरान कई बार टूटे। इनके पास एक जो पेन ड्राइव और डायरी मिली है उसके बारे में काफ़ी पूछताछ चल रही थी। ये रात भर सुबकते रहे। इन्हें पता था कि ये बुरी तरह फंस गए हैं। आज ईडी की टीम ने इनके लिए रिमांड मांगी, 5 दिन की रिमांड मिली। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या कभी ईडी की जांच में वीरेंद्र राम जैसे बेईमानों के आकाओं का नाम सामने आ सकेगा या नहीं? मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर सेटिंग गेटिंग नहीं हुई, अगर मैनेज नहीं हुआ, तो वीरेंद्र राम इस सिस्टम की एक कड़ी हैं। इनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, क्योंकि एक साधारण इंजीनियर 125 करोड़ की अवैध कमाई कर ले और किसी दूसरे को भनक तक नहीं लगे, ये संभव नहीं है। तो कौन है वीरेंद्र राम के आका?
कौन है वो आधा दर्जन नेता जिनका नाम इन्होंने पूछताछ में लिया है? क्या कभी उन पे कार्रवाई हो सकेगी? इस सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। नमस्कार।